लखनऊ में एक कार्यक्रम राजा सुहेलदेव के लिए समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने भी किया और उन्होंने ये घोषणा की कि हम 2027 में अगर सत्ता में आए तो हम राजा सुहेलदेव की सोने की प्रतिमा लखनऊ में लगवाएंगे। और उस कार्यक्रम में मैंने देखा कि ओम प्रकाश राजभर के समर्थकों की संख्या अच्छी खासी है, बड़ी दूर दूर से लोग आए हुए थे। यादव उन्होंने जो ये बात कही कि हम सोने की मूर्ति लगवाएंगे हम जब सत्ता में आएंगे, तो देखिए सोने की मूर्ति लगवाना वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है। ये तो पैसे का प्रदर्शन हो जाएगा, ये तो धनाढ्यता का प्रदर्शन, सम्मान का प्रदर्शन नहीं। ये सम्मान नहीं, आप सम्मान तो दिल जीत करके। महाराजा सुहेलदेव की सोने की मूर्ति का वादा क्या राजभर समाज को बहला पाएगा? प्रोफेसर प्रेमकांत तिवारी से स्थानीय संपादक दिनेश कुमार गर्ग की बातचीत। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना और मैं हूं दिनेश कुमार गर्ग। उत्तर प्रदेश की राजनीति पे आज हम बात करेंगे। उत्तर प्रदेश की वो राजनीति जिसमें पिछड़ा वर्ग एक बहुत बड़ा वोटर समुदाय है और जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सेदारी के लिए भाजपा, समाजवादी पार्टी और अन्य पार्टियां भी प्रयत्नशील हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक बड़े हिस्से में बैकवर्ड पॉलिटिक्स के सबसे प्रभावशाली हिस्से के रूप में राजभर समाज आता है। राजभर समाज के एक बहुत ही गौरवशाली इतिहास पुरुष हुए हैं राजा सुहेलदेव। सुहेलदेव की कांस्य प्रतिमा का की स्थापना हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के हाथों से हुई 10 जून को बड़ा मंगल का दिन था। पूरे प्रदेश में हनुमान जी का दिन था, लोग हनुमान जी की पूजा कर रहे थे जो शौर्य और पराक्रम के प्रतीक हैं। और शौर्य और पराक्रम के प्रतीक राजभर समाज के राजा सुहेलदेव भी रहे, तो उनकी प्रतिमा का उन्होंने स्थापना की। उसी दिन लखनऊ में एक कार्यक्रम राजा सुहेलदेव के लिए समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने भी किया और उन्होंने ये घोषणा की कि हम 2027 में अगर सत्ता में आए तो हम राजा सुहेलदेव की सोने की प्रतिमा लखनऊ में लगवाएंगे। तो इस प्रतिमा लगाने और सोने की प्रतिमा, कांस्य प्रतिमा लगाने और सोने की प्रतिमा लगवाने के वादे का राजनीतिक महत्व क्या है, इस पे हम आज बात करेंगे वरिष्ठ पत्रकार और विश्लेषक प्रेमकांत तिवारी जी से। प्रेमकांत तिवारी जी, आप हमको बताएं क्या महत्व है इसका उत्तर प्रदेश की राजनीति में? गर्ग साहब, उत्तर प्रदेश की राजनीति मुझको ये कहना होगा कि पूरे देश में उत्तर प्रदेश और बिहार, इन दो प्रदेशों की राजनीति जाति आधारित है। और जाति आधारित होने के नाते और उसमें भी सबसे बड़ी संख्या बैकवर्ड्स की है। अब बैकवर्ड्स में जैसे समाजवादी पार्टी इस बात की दावा करती है, इस बात का लोग छवि भी रखते हैं अपने मस्तिष्क में कि यादव MY फैक्टर, मुस्लिम और यादव उनके साथ में रहता है। ऐसे ही उनको भाई यादवों, सिर्फ यादव से भी काम नहीं बनता है, लेकिन कुछ और यादवों से लोग जुड़ जाते हैं। तो उसमें कुछ हिस्सा जैसे कुर्मियों का जुड़ जाता है, कुछ हिस्सा जो है वो लोधों का भी जुड़ जाता है, कुछ और बैकवर्ड जातियों का जुड़ जाता है। वैसे ही बैकवर्ड, चूंकि जनसंख्या में बैकवर्ड सबसे आगे हैं, इस लिहाज से राजभर लोग जो 4% औसत है उनका उत्तर प्रदेश में, लेकिन किसी जिले में वो 18% आते हैं, किसी में 11 आते हैं, किसी में 4 आते हैं, किसी में 3 आते हैं, तो किसी में 15 आते हैं, कहीं 20% भी है, 20% भी है। तो 18 जिलों में उनका वर्चस्व है जी। और वर्चस्व वैसे नहीं है, औसत जब 4% है तो ये बहुत बड़ा औसत नहीं कहा जाएगा। लेकिन एक बात ये जरूर कही जाएगी कि वो अगर खुद जीतने की पोजीशन में नहीं है तो जिताने और हराने की पोजीशन में जरूर निर्णायक है। वो जिधर जाएंगे उधर फर्क पड़ेगा, जीत की तरफ वो अग्रसर होगा।
और जिधर जिसके खिलाफ जाएंगे वो हार की तरफ अग्रसर होगा। यानी ये खेल बनाने और बिगाड़ने की पोजीशन उनकी जरूर है। अब आपको एक बात बताएं कि जो सुहेल देव ने, आपने इस बात का जिक्र किया, उनका गाजी सालार मसूद को पराजित किया था। ये 11वीं शताब्दी यानी 1027 से 1077 तक कोई 51 साल जो है सुहेल देव ने राज किया। और ये भी आपको बताया कि वो माँ पाटेश्वरी देवी के बड़े भक्त थे और वो जहां पर उनकी राजधानी थे उससे मुश्किल से 8-10 किलोमीटर पाटेश्वरी देवी जी का मंदिर है, वो रोज दर्शन करने जाते थे। और लेकिन एक बात और थी कि बड़े धर्म परायण थे, बहुत ही जातियों के बीच में संतुलन बना के चलते थे, गौ पूजक थे। वो गौ पालक ही नहीं थे, गौ पूजक भी थे। और जो समाज में जिसका जो स्थान है उस स्थान में संतुलन स्थापित करके चलते थे। यानी जो उच्च श्रेणी के जो जाति होते थे उनको सम्मान भी देते थे और अपने साथ में भी लेकर के चलते थे, योद्धाओं को सम्मान देते थे, बैकवर्ड्स को बहुत यूनाइट करके चलते थे। समाज का कोई भी वर्ग उनसे असंतुष्ट नहीं रहता था, ये एक बहुत बड़ी बात थी। अब आ जाते हैं उस परिप्रेक्ष्य में कि सुहेल देव राजभर क्यों आखिर इतने पॉपुलर हुए, इतने प्रसिद्ध कैसे हो गए। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये था, महमूद गजनवी के बारे में जैसे कहा जाता है कि उन्होंने कई बार आक्रमण किए, कई बार मंदिरों को लूटा। उसका भांजा और उसका सेनापति सालार मसूद गाजी, वो बहुत बड़ी सेना के साथ में चला। और सोचिए कि दिल्ली से लेकर के यहां तक चला आ रहा है, कन्नौज से लेकर के कानपुर, और ये पूरा रास्ता लखनऊ और ये पूर्वांचल में जाता है। वहां पर क्या होता है कि सुहेल देव महाराज रास्ते में उसको कोई रोक नहीं पाया, कोई नहीं रोका, किसी ने रोका तो उसको हराता हुआ चला आया, मारता हुआ चला आया, काटता हुआ चला आया और आगे तक चलाया। लेकिन सुहेल देव राजभर ने जब पहले ही इस बात की जानकारी पाली कि वो यहां तक भी आएगा, तो एक वो चित्तौरा झील है वहां पर बहराइच में, और चित्तौरा झील के पास ही वो क्षेत्र पड़ता है जहां पर उनकी सुहेल देव से और सालार मसूद गाजी की युद्ध हुआ, जंग हुई। उस जंग में सुहेल देव ने क्या किया कि अपने आसपास के, उनका राज्य भी बहुत फैला हुआ था, लखीमपुर खीरी से लेकर के नेपाल के दांग क्षेत्र और इधर बहराइच, श्रावस्ती और ये आपके आसपास के जो जिले थे, इनमें खूब फैला हुआ था उनका क्षेत्र। तो उन्होंने क्या किया, 21 उनके मनसबदार थे, 21 उनके ऐसे, और आसपास के राजाओं को उन्होंने एक मतलब जोड़ लिया अपने। लेकिन आप ये सोच लिए 1 लाख से ऊपर सालार मसूद गाजी की फौज थी, तो आक्रांता था, उसकी वहां पर मजार बनी और उसकी वहां पर जो है वो मेले और उर्स लगने लगे। लेकिन सुहेल देव राजभर जी के बारे में न उनका विजय उत्सव न कुछ ये सब बातें, और इतिहास ने भी एक तरीके से उपेक्षा की, लेकिन कुछ लोगों ने न्याय भी किया। इतिहास में बहुत से ब्राह्मणों ने, जो कवि थे, उन्होंने उसके बारे में कविताएं, उनके बारे में कविता लिखी, वीर रस में कविताएं लिखी और कई और लोगों ने लिखी। अब एक बात वो कि जो ओम प्रकाश राजभर है, देखिए एक बार मैंने उनके बारे में ये बात कही थी कि भाई वो राजनीति में फूफा जी की भूमिका में रहते हैं, है ना, नाराज होते रहते हैं, नाराज बहुत जल्दी हो जाते हैं। चाहे वो अखिलेश के साथ में रहे तो नाराज हो गए, और कभी भाजपा से नाराज हो गए, तो वो जो है उल्टी रीत चलाने की, जैसे मायावती की एक स्टाइल रही है कि जिसके साथ में भी अलायंस रही है उसको भी असहज रखा। तो ओम प्रकाश राजभर की भी कुछ नीति में हमको लगा कि उनकी राजनीति में असहज रखना अपने पार्टनर को, भले वो बड़ा पार्टनर हो और ये छोटी संख्या में, लेकिन असहज रखने की ये बातें करते रहते थे। लेकिन अभी वो जो कार्यक्रम हुआ 10 तारीख को, 10 जून को, बड़ा मंगल आप जिक्र कर रहे थे, तो बहराइच में भी गया था उस कार्यक्रम में, और उस कार्यक्रम में मैंने देखा कि ओम प्रकाश राजभर के समर्थकों की संख्या अच्छी खासी है, बड़ी दूर दूर से लोग आए हुए थे।
और जो समारोह स्थल था उससे बहुत दूर कई बसें खड़ी थी और वहां से लोग पैदल आ जा रहे थे और प्रचंड धूप थी, मौसम बहुत खराब था। प्रचंड मौसम की चुनौतियों का सामना करते हुए मैंने देखा कि लोग घंटों बैठे रहे और उसमें केवल राजभर समाज के ही लोग नहीं, उनके समर्थक ही नहीं, बहुत से और जाति और वर्ग के लोग आए हुए थे और वो उसमें शामिल रहे। सबसे बड़ा आश्चर्य मुझको ये लगा कि उस सुहेलदेव पार्टी में जो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी है, सुभाषपा, उसमें हमने देखा लखनऊ की दो एक जो है वो पदाधिकारी जो थे वो ब्राह्मण थे। तो मुझे लगा कि नहीं, ये जातियों का संतुलन लेकर के भी चल रहे हैं, ये अपने को ब्रॉड बेस कर रहे हैं, ब्रॉड बेस कर रहे हैं। तो इस लिहाज से मुझे लगा कि ये संतुलनकारी एक इनकी नीति है। अब बात आती है कि कांस्य की प्रतिमा और 40 फुट ऊंची, 17 टन और कितना, ये सब चीजें, वो प्रतिमा तो बड़ी भव्य है। राजनीतिक संदेश का है। राजनीतिक संदेश आप ये समझ सकते हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी वो एक तो उसके ऊपर जो एक ठप्पा लगता है कि हिंदू समाज को वो एकत्र करके और एकता के सूत्र में पिरो करके आगे बढ़ना चाहती, और वो जाति आधारित नहीं, पूरा हिंदू समाज लेकर के चलती है। तो हिंदू समाज में वो सारी जातियों को एक साथ में लेकर के चलने को, आपको याद होगा कि एक जमाने में वो बनियों और ब्राह्मणों की पार्टी कही जाती थी, पुराना कहना यही है। लेकिन अब जो है वो देखा जाए तो बैकवर्ड्स भी उसके साथ में बहुत जबरदस्त है। वो कल्याण सिंह के नेतृत्व में लोधी राजपूत लोग हुआ करते थे, तो आपको याद होगा, ये देखिए साक्षी जी महाराज और आपके ओम प्रकाश के कारण जो कुछ कुर्मी बिरादरी भी जुटती थी, कुर्मी बिरादरी हो गई और बहुत सारे। भाई देखिए, एक बात तो कही जा सकती है कि उत्तर प्रदेश में या देश की राजनीति में जो भी बड़ी पार्टी है, तो अगर इनर पार्टी डेमोक्रेसी सबसे ज्यादा मजबूत कहीं है तो वो भारतीय जनता पार्टी में, ये बात, क्योंकि बाकी परिवारवादी वंशवादी पार्टी कही जाती है, चाहे वो बिहार की राजद हो, लालू यादव की, या यहाँ तक कि कांग्रेस पर भी यही आरोप लगते हैं कि एक परिवार से बाहर नहीं निकल पा रही है, घूम फिर करके वही है ना, या यहाँ पर समाजवादी पार्टी के बारे में कि परिवार के एक परिवार के कितने कितने लोग एमपी और एमएलए और ये सब बातें आती हैं। खैर, हम उस विस्तार में न जा करके एक बात ये जरूर कहना चाहेंगे कि जो उसके बरक्स समाजवादी पार्टी ने भी एक कार्यक्रम आयोजित किया, समारोह आयोजित किया, और उसमें पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव, उन्होंने जो ये बात कही कि हम सोने की मूर्ति लगवाएंगे हम जब सत्ता में आएंगे। तो देखिए, सोने की मूर्ति लगवाना वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है, ये तो पैसे का प्रदर्शन हो जाएगा, ये तो धनाढ़ता का प्रदर्शन, सम्मान का प्रदर्शन नहीं, ये सम्मान नहीं। आप सम्मान तो दिल जीत करके जी। भाई इनके साथ में गए तो थे अलायंस में, उन्होंने कांसे की बनाई, ये सोना बहुत ज्यादा खर्च, सोना बनाएंगे, सम्मान नहीं हुआ सर। हम तो एक दूसरे पॉइंट की तरफ, उस कांसे की मूर्ति के लिए उनको 4 पहरेदार नहीं बैठाने होंगे, इस सोने की मूर्ति के लिए इनको जो है वो सैकड़ों पहरेदार बैठाने पड़ेंगे। लेकिन मामला आता है भावना का, मामला आता है जुड़ने का, नैरेटिव आपका कैसा सेट हो रहा है। आप नैरेटिव अगर सोने की कीमत को लेकर के, सोने की जो मूल्यवानता है उससे कांसे की प्रतिमा स्थापित करने का जो लाभ उठा रहे थे भाजपा वाले, उसको ध्वस्त करने का प्रयास है। ध्वस्त करने का तो प्रयास बिल्कुल है, लेकिन ध्वस्त करने का प्रयास सफल भी होगा कि नहीं होगा, इसमें देखना है। देखना इसमें है कि राजभर समाज को प्रसन्न कौन ज्यादा रख पाता है। या सोने से, भाई एक पिंजरा आप लोहे का रखिए, एक पिंजरा आप सोने का, तो वो चिड़िया जो है वो पिंजरे के सोने का होने से नहीं खुश रहे, कैद तो कैद है ना। तो वो ऐसे नहीं कह सकते हैं हम लोग। बात तो ये है कि दिल कौन जीतता है, दिल कौन जीतता है, साथ कौन रखता है। जो अभी बहराइच में कुछ डेवलपमेंट ऐसे हुए हैं, जैसे कि वो जेठ का मेला जी, जो आक्रांता के स्मृति में, गाजी मियाँ की स्मृति में लगाया जाता था, उसको रोका गया।
क्या इसके पीछे उसकी जगह दूसरे तरह के कार्यक्रम शुरू किए गए? क्या इसके पीछे राजभर समाज का दबाव था शासन पे, जो शासन ने ऐसा कदम पहली बार उठाया? नहीं, इसको हमें थोड़ा सा समग्रता में देखना होगा गर्ग साहब जी। समग्रता में यूं देखना होगा कि काशी विश्वनाथ के मंदिर के कॉरिडोर को विकसित करने से लेकर के अयोध्या में मंदिर, और फिर अयोध्या में मंदिर का केवल अदालत से वो फैसला होना, जीत होना, केवल यही नहीं, फिर बहुत भव्य और विशाल सुंदर ये है कि इतना सशक्त कर दो हिंदुत्व की छवि को कि दूसरे लोगों का कोई दांव पे चल ही ना पाए। नहीं तो आपको खुद ही याद होगा, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी जब मिल गई थी तो मंदिर को जो ढांचा, जो अयोध्या में विवादित ढांचा था, उसको ध्वस्त करने के बावजूद सरकार में कहाँ आ पाए थे? 93 में नहीं आ पाए थे। तो वो इनके हिंदुत्व के गुब्बारे की जो हवा निकाली थी वो जातिवाद ने निकाल दी थी। वो जो समीकरण मुलायम सिंह और कांचीराम का बना जातिवादी विभाजन को कम करने के लिए इस तरह के इन्होंने फिर समग्र हिंदुत्व को आगे लेकर के चलने की जो इनकी रणनीति है उसके तहत ये है काम। तो मतलब आप ये है, निष्कर्ष ये है कि ये जो मूर्तियां लगवाने का, कांसे की मूर्ति लगवाने का और सोने की मूर्ति गढ़वाने के जो वादा है, इनके पीछे एक पार्टी का प्रयास ये है कि वो हिंदुत्व को मजबूत करे, जबकि दूसरी पार्टी का प्रयास ये है कि वो जातिवादी विभाजन को और तीव्र करे, उसको बनाए रखे, क्योंकि उससे उनको लाभ दिखाई पड़ रहा है जी। और दूसरी एक बात और है, देखिए कि जहां पर रिवर फ्रंट का मामला है, रिवर फ्रंट में वो लगवाना चाहते हैं जी, तो लखनऊ में राजभर ज्यादा लोगों को आकर्षित करते हैं या बहराइच, श्रावस्ती, चंदौली, गाजीपुर, सोनभद्र, शक्तिनगर जो हार्टलैंड है उन लोगों का। और केवल यही नहीं, उनसे और भी जातियां जो आकर्षित होती हैं, लुनिया है, निषाद है, केवट है, बिंद है, तो ये जो और अन्य जातियां उनसे जुड़ती हैं तो वो भी उनसे प्रभावित होते हैं। और सुहेलदेव राजभर एक जो उनका वीरता का कृत्य था, जो उनका त्याग था, जो बलिदान था, वो जातियों से ऊपर उठ करके था। उन्होंने देश की रक्षा की और उन्होंने एक आक्रांता को जो है वो समाप्त किया, जो बिल्कुल अनकंट्रोलेबल था, अनियंत्रित स्थिति में था। तो उसको अगर उन्होंने साफ कर दिया, गाजर मूली की तरह से काट दिया उसकी सेना को और उसको गिरफ्तार करके उसको भी मार दिया, तो ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है, बहुत बड़ा अचीवमेंट। तो ऐसी सूरत में मैं समझता हूँ उनके कृत्य को भाजपा ने ज्यादा एनकैश कराया है जी। तो आपने देखा कि मूर्तियों की राजनीति अब एक नया रंग ले रही है और एक पार्टी भाजपा का प्रयास ये है कि वो मूर्तियों की राजनीति समाज के, हिंदू समाज, व्यापक हिंदू समाज के एकीकरण के लिए प्रयोग किया जाए, जबकि एक और पार्टी है जो जातिवादी विभाजन को और तीव्र करने और उसको स्थायी बनाने के लिए मूर्तियों की राजनीति को सोने और चांदी तक ले जा रही है।